नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही जानी मानी और हाँ, थोड़ी विवादास्पद किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात कर रहे हैं। हाँ, 1997 में आई थी ये किताब और इसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचाई थी। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इससे जुड़े जो भी स्रोत हैं, जो लेख हैं, रिसर्च हैं, उनसे खास बातें निकालना। और देखना कि ये किताब आज भी उतनी प्रासंगिक है या नहीं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो लगभग हर स्रोत में उभर कर आती है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसे की समझ। सही है। कियोसाकी का जो मेन पॉइंट है वो यही कि स्कूल हमें पैसा कमाना सिखाते हैं पर उसे संभालना, उसे बढ़ाना वो नहीं सिखाते। और इसी से जुड़ा है उनका शायद सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट। हाँ, वो संपत्ति और देनदारी वाला, एसेट्स और लायबिलिटीज। एग्जैक्टली, संपत्ति और देनदारी का फर्क। बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई घर जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो। ठीक है। और देनदारी वो जो पैसा निकाल ले जाए, जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अच्छा। कियोसाकी का तर्क है कि अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं, इसी पे फोकस करते हैं, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग अनजाने में देनदारियां इकट्ठी करते रहते हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है और इसी से जुड़ी है वो रैट रेस वाली बात, चूहा दौड़। हाँ, वो रोज का चक्कर, नौकरी करो, बिल भरो, फिर वही। और ज्यादातर लोग इसी में फंसे रहते हैं ना, खासकर अगर कमाई का सिर्फ एक ही जरिया हो, नौकरी। बिल्कुल। और कियोसाकी कहते हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि इससे निकलने का रास्ता है पैसिव इनकम, मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार काम ना करना पड़े। और अपनी सोच बदलना। हाँ, सोच बदलना, कर्मचारी वाली मानसिकता से निकलकर एक निवेशक या एक बिजनेसमैन की तरह सोचना। और कमाई के कई जरिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने पर भी जोर है। हाँ, जो उस समय की पारंपरिक सलाह से काफी अलग था। तब तो बस यही कहते थे कि भाई एक सुरक्षित नौकरी करो और पैसे बचाओ। हाँ, बचाओ। लेकिन अब आते हैं आलोचनाओं पर, क्योंकि जैसा आपने कहा और स्रोत भी बताते हैं, किताब की आलोचना भी कम नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ी आलोचना तो यही है कि इसमें ठोस सलाह की कमी है, मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। ये तो बताते हैं कि क्या करना है, पर कैसे करना है वो गायब है। सही कहा। और फिर वो बड़ा सवाल, अमीर डैड वाला। हाँ, ये विकिपीडिया पर भी है, रेडिट पर भी लोग पूछते हैं कि ये रिच डैड सच में थे भी या बस एक कहानी का पात्र। और कियोसाकी ने भी इस पर काफी समय तक कुछ साफ नहीं कहा, जिससे शक और बढ़ गया। बिल्कुल। फिर कुछ नैतिक सवाल भी उठाए गए हैं, जैसे उनकी कुछ सलाहें रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा आक्रामक निवेश करना या टैक्स को लेकर उनका नजरिया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये तरीके थोड़े सेल्फिश लग सकते हैं या बहुत रिस्की हैं आम आदमी के लिए। और रेडिट जैसी जगहों पर तो लोगों ने उन्हें एमएलएम स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए भी घेरा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा, एमएलएम वाली बात भी है। हाँ, और उनके खुद के बिजनेस, जैसे वो महंगे सेमिनार वगैरह, उन पर भी सवाल उठते रहे हैं। और एक बात और जो स्रोतों में दिखती है वो है उनका रवैया, खासकर नौकरी करने वालों के प्रति। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि वो नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा कम आंकते हैं। मैंने भी पढ़ा था, शायद रेडिट पर किसी ने लिखा था कि एक पॉडकास्ट में उन्होंने गरीब लोगों का मजाक उड़ाया था। ये बातें भी सामने आई हैं। तो इतनी सब आलोचनाओं के बाद भी ये तो मानना पड़ेगा, और स्रोत भी यही दिखाते हैं कि इस किताब ने लाखों लोगों पर असर डाला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, खासकर जिन्होंने इसे शुरू में पढ़ा। कई लोग कहते हैं कि पैसे को लेकर उनकी पूरी सोच ही बदल गई। वो जो बुनियादी बातें हैं, जैसे संपत्ति और देनदारी का फर्क। हाँ, या बैलेंस शीट समझना, ये बातें कई लोगों के लिए वाकई आंखें खोलने वाली थीं। सही है। तो भले ही सलाह विवादित हो या प्रैक्टिकल ना लगे, पर ये किताब कई लोगों के लिए फाइनेंशियल दुनिया में एक तरह का गेटवे बनी, पहला कदम। ये फायर मूवमेंट से कैसे अलग है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। हाँ, फायर थोड़ा अलग है। वो ज्यादा फोकस करता है बचत, काफी ज्यादा बचत और इंडेक्स फंड जैसे निवेश पर। एक अनुशासित तरीका है जल्दी रिटायर होने का, जबकि कियोसाकी का जोर उद्यमिता, रियल एस्टेट, ज्यादा एक्टिव निवेश पर है। अच्छा, समझ गया। तो कुल मिला के ये किताब ऐसी है जिसके विचार सरल हैं, पावरफुल लगते हैं, पर साथ ही इसकी सलाह, इसके तथ्य और खुद कियोसाकी के दावों पर गंभीर सवाल भी हैं। बिल्कुल।
यहाँ एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है आज के जमाने को देखते हुए। हाँ बताइए। किताब जोर देती है पारंपरिक संपत्ति पर, रियल एस्टेट, स्टॉक बिजनेस, है ना। लेकिन आज की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जहाँ स्किल्स, ऑनलाइन पहचान इतनी जरूरी है, तो संपत्ति का मतलब क्या है? क्या एक सफल ब्लॉग या यूट्यूब चैनल या कोई डिमांड वाली ऑनलाइन स्किल, क्या वो भी संपत्ति मानी जा सकती है जो पैसिव इनकम दे? हाँ एग्जैक्टली शायद हमें संपत्ति की परिभाषा को आज के हिसाब से दोबारा सोचने की जरूरत है। वाकई ये सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प। चलिए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।